Good afternoon, sir. Good afternoon. चलो क्या पढ़ा था लास्ट 10 पे? वेरिएबल कोवेलेंस से स्टार्ट करेंगे। बातें बिल्कुल भी मत करना। वेरिएबल कोवेलेंसी, स्यूडो इनर्ट गैस जिनके आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अपन ने लिखे थे ना कॉपर और जिंक, इन दो में होगा। इनके नीचे वाले, चलो वेरिएबल कोवेलेंसी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा PCl3 और PCl5। आपको मालूम है कि PCl5 इज डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2, राइट? इसका मतलब PCl5 भी बनता है और PCl3 भी बनता है। अब जब दोनों बनते हैं तो फर्स्ट के अंदर आप देख रहे हो कि PCl3 है, मतलब फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, और 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3। और PCl5 के अंदर 5 बॉन्ड बने हुए, मतलब कोवेलेंसी कितनी हो गई? 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट टाइप की वैलेंसीज को शो करता है तो उस टाइप की वैलेंसीज को बोला जाता है वेरिएबल कोवैलेंसी, राइट? चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं अपन। जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलिए, जैसे यहां पर हम देखते हैं कि PCl3 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, जैसे अपन ने लास्ट टर्न पे NH3 का देखा था, एज इट इज PCl3 का देखते हैं। PCl3 में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, राइट? कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने याद करवाए थे ना, लास्ट टर्न पे करवाए थे ना। तो फॉस्फोरस कौन से पीरियड में आता है? कौन से पीरियड में आता है? पीरियड 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 थर्ड पीरियड में आता है। और कौन सी फैमिली में आता है? और नाइट्रोजन का आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, और थर्ड पीरियड में आता है मतलब 3s2 3p3। तो फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। अभी कोई भी नहीं लिखेगा, बिल्कुल भी नहीं लिखेगा, पहले समझ लेना इसको। 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है फॉस्फोरस का, और ये हमें मालूम है कि फॉस्फोरस कौन से पीरियड में आता है? फॉस्फोरस आता है थर्ड पीरियड के अंदर। अब एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स
थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड सबके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने? थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड एंड सबके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3s2 3p3, राइट। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में आता है तो हमने बोला है थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स। इसका मतलब थर्ड पीरियड को भी इस लाइन में हम इंक्लूड कर रहे हैं और थर्ड पीरियड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो थर्ड पीरियड वालों के पास में भी वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा और उस वेकेंट डी ऑर्बिटल है, मतलब यहां पर हमने क्या कर दिया? 0। ठीक है। एक बार को ऐसा डाउट आ सकता है कि सर सेकंड पीरियड के पास भी तो हो सकता है। तो जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, राइट। अब 2s2 2p3 होता है और हम बोलें कि सेकंड पीरियड के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल हो सकता है, तो मैं कैसे मेंशन करूंगा 2d0? और आपको मालूम है कि 2d0 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डी की एग्जिस्टेंस स्टार्ट होती है 3 से। 3 से होती है SPD और 3 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब 2d एग्जिस्ट नहीं करता। और 2d एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से सेकंड पीरियड वालों के पास में 2d वैकेंट नहीं होता है। और डी की जो वैकेंसी है या जो डी वैकेंट स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड। अगर पूछा जाए सेकंड में क्यों नहीं होता, तो आप बोलोगे 2d नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता। बात आई समझ में? अब फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल वेकेंट होगा, वेकेंट होगा तो हमने भी इसको क्या कर दिया? वेकेंट। अगर बाय द वे मान लीजिए फोर्थ पीरियड का होता, इस तरीके से होता 4s2 4p3, तो हमने बोला है थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, मतलब फोर्थ भी आ रहा है और फोर्थ आ रहा है, तो इसके लिए भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4d0। फिफ्थ का होगा 5s2 5p3 5d0। बात आई समझ में? सेकंड पीरियड वाले के लिए नहीं लिख सकते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉस्फोरस का मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि थर्ड पीरियड का है, इसका मतलब इसके पास में 3d वैकेंट होगा। अब वैकेंट होगा तो मैंने क्या करा, यहां पर इनके बॉक्स बनाना शुरू किया। 3s एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p में 3 ऑर्बिटल और डी में 5। सबके मैंने ऑर्बिटल बना लिए। ऑर्बिटल बनाने के बाद में इसको मैंने नाम दे दिया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। अब इलेक्ट्रॉन फिल किए तो इसके अंदर 2, p के अंदर 1 2 3। ठीक है। इस स्टेट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लिखते हो वो कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है बात? तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 ही होता है और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी स्टेट में लिखते हैं? ग्राउंड स्टेट में, राइट। ठीक है। अब आपको ग्राउंड स्टेट में देख के बताओ कि यहां पर आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 3। और अगर आपको 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। और 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो PCl3 के अंदर फॉस्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन अटैच है, इसका मतलब कितने कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं? और 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, तो ग्राउंड स्टेट में PCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस की कोवेलेंसी होगी 3। क्लियर है बात? कोई डाउट? अब आपको मालूम है कि PCl5 भी बनता है और PCl5 बनता है तो PCl3 तो हमने बना लिया, हमें ये मालूम चल गया कि ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और PCl3 के अंदर भी फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब PCl3 का फॉर्मेशन किसमें हो गया? ग्राउंड स्टेट में। अब अगर हमें PCl5 का फॉर्मेशन करना है तो PCl5 के अंदर फॉस्फोरस ने कितने क्लोरीन को अटैच किया हुआ है? और 5 क्लोरीन को अटैच किया हुआ है, मतलब 5 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। और 5 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए तो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा तो हम इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे करवाएंगे?
3s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के कहां भेज देंगे? 3d के अंदर। एक बार को आप ऐसा सोचो कि सर पी से करवा दो, तो अगर मैंने पी से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, पी से एक्साइट करवाया, वही बात है, पहले भी 3 अभी भी 3, लेकिन हमें कितने चाहिए? 5, और 5 चाहिए तो 5 कब हो पाएंगे? जब ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये डायग्राम किस तरीके से बनेगा। थ्री एस से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया 3d के अंदर, तो p के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, और s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया d के अंदर, और s से इलेक्ट्रॉन को d के अंदर एक्साइट करवाया। तो एक्साइट कराने पर अब आप बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 हुए। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन था, आपने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया? 1, और 1 को एक्साइट करवाया, तो इस स्टेट को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आई बात समझ में? पक्का? आपने एस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? एक्साइट करवा दिया, और एक्साइट करवाने के बाद में अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, और 5 कोवलेंट बना लेगा, इसका मतलब PCl5 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और PCl5 का फॉर्मेशन होने के बाद में कोवलेंसी कितनी होगी? 5। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट इसमें? नो डाउट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर करते हैं, अभी वो जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, बातें नहीं यार, तो फिर क्या कर रहा था? एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे SF2, SF4 एंड SF6। आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में सल्फर की कोवेलेंसी 2, सेकंड वाले में 4, थर्ड वाले में 6। देखो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले सल्फर की बात करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर, और सल्फर सेंट्रल एटम है, तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p4। कौन से पीरियड का? और थर्ड पीरियड का है, तो 3d0 लिखने में कोई दिक्कत है? तो हमने यहां पर लिख दिया 3d0, राइट। अब 3d0 लिखने के बाद में इसका हमने बॉक्स बनाए, और बॉक्स बनाए तो s का बॉक्स बना दिया, 1 बॉक्स बनेगा, p का बॉक्स बनाया, 3 बॉक्स बनेंगे, और d पूरा का पूरा कैसा है? वैकेंट है, राइट। अब इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और इस स्टेट को हमने बोला ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2, और ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब SF2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसकी कोवेलेंसी आएगी 2। बात आई समझ में? अब आपको मालूम है कि SF4 भी बनता है। अब SF4 बनता है, तो SF4 बनाने के लिए कितने अनपेड चाहिए? और 4 अनपेड चाहिए, तो 4 अनपेड कहां से आएंगे? जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे, तो यहां पर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एक तो 3s के अंदर है, एक 3p के अंदर है। तो पहले किस में से एक्साइट करवाएं? पहले इलेक्ट्रॉन p में से एक्साइट होगा, और p में से एक्साइट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन s से एक्साइट होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हो? 3s2 3p 1 2 3, राइट, ऐसे फिल करते हो। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाता है। लोअर एनर्जी वाले को हमने बोला है 3s, हायर एनर्जी वाले को हमने बोला है 3p, बोला है। अब अगर इनको एनर्जी मिलती है, तो पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है, तो पहले इसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ते बढ़ते इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आने के बाद में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, जबकि ये ऑलरेडी कैसा है?
हायर एनर्जी में है, तो हायर एनर्जी में तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है तो एनर्जी तो कम ही लगेगी, क्योंकि अरे शील्डिंग कहां से आ गया यार, नहीं इसी के बेसिस पे कहेंगे। ऐसे डिस्कशन करते होंगे तुम दोनों। बात आई समझ में? तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे एक्साइट होगा? पी से। पहले इलेक्ट्रॉन पी से एक्साइट होगा, पी से एक्साइट होने के बाद में एस से एक्साइट होगा। तो यहां पर अब हमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने हैं, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना पड़ेगा तो हमने पी से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया? एक्साइट करवा दिया। और पी से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया तो 3s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और P के अंदर 1 2 3, और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां चला गया? D के अंदर चला गया, D के अंदर। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, इसका मतलब अब SF4 का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसकी कोवेलेंसी होगी 4। बात आई क्या समझ में? अब अच्छा एक बात सुनना, हमने अभी तक एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाया ना? एक ही करवाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब बोलेंगे? जब एक और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगे। अब पी के अंदर तो कोई स्कोप है ही नहीं एक्साइटेशन का, तो किससे एक्साइट करवाएं? तो एस से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के कहां भेज दिया? डी के अंदर। और एस से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के डी के अंदर भेज दिया, तो अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, इसका मतलब SF6 का फॉर्मेशन हो जाएगा और कोवेलेंसी भी हो जाएगी 6। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? अब कुछ पॉइंट सुनना ध्यान से, पहले उनको लिखेंगे फिर उसके बाद इसको लिखना है। सुनना ध्यान से बिल्कुल। आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया, जैसे मान लीजिए आपने 3s से 3d में करवाया, है ना? अगर बाय द वे पी में वेकेंट होता तो आप पी में करवा देते। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट करवाना है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन विद इन अ शेल ही होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाना है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन विद इन अ शेल होगा। विद इन अ शेल का मतलब क्या है कि 3s से 3p में करवा दो, 3s से 3d में करवा दो, या 3p से 3d में करवा दो। ऐसा नहीं है कि आप 3s से 4s में करा दो, या 3s से 5s में करा दो, या 3s से 4s में, या 4p में, या 4d में करवा दो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन विद इन अ शेल होगा। बात आई समझ में? सेकंड पॉइंट, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाओगे, तो आप पेड इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट करवाओगे। अगर अनपेड को एक्साइट कराओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाना है तो आप कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराओगे? और पेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तभी करवाओगे जब आगे वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना है तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए पेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वेकेंट ऑर्बिटल दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। बात आई समझ में? पक्का? इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट? पहला पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन विद इन अ शेल होगा, और सेकंड पॉइंट, पेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओगे, और एक्साइट किसमें कराओगे? वेकेंट ऑर्बिटल में, यानी पेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वेकेंट ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर? थर्ड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये सल्फर है हमारे सामने, है ना? सल्फर है, तो सल्फर के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 2। फर्स्ट में, सेकंड में, क्लियरली नजर आ रहा है? कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 2 4 6 है, उधर देखो, ग्राउंड में 3
देन 5। तो सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्राउंड स्टेट में किसी की कोवेलेंसी 2 है, अगर ग्राउंड स्टेट में किसी की कोवेलेंसी 2 है तो फर्स्ट में 4 होगी, सेकंड में 6 होगी। यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट में इवन नंबर ऑफ वैलेंसी है, कोवेलेंसी है, तो फर्स्ट में भी इवन होगी, सेकंड में भी इवन होगी, एंड इंक्रीजेस बाय द डिफरेंस ऑफ 2। बात आई क्या समझ में? पक्का? अगर ग्राउंड स्टेट में 3 है तो फर्स्ट में 5 है, ग्राउंड स्टेट में 3 है तो फर्स्ट में, अरे क्या नींद आ रही है क्या तेरे को? फिर क्या है ये? अगर ग्राउंड स्टेट में 3 है तो फर्स्ट में, यानी ग्राउंड स्टेट में अगर ओड है तो फर्स्ट में, अगर ग्राउंड स्टेट में ओड है तो फर्स्ट में भी, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई ग्राउंड स्टेट में ओड शो करेगा तो एक्साइटेड में भी ओड ही शो करेगा बाय द डिफरेंस ऑफ, बाय द डिफरेंस ऑफ। बात क्लियर है? पक्का? अगर मान लीजिए किसी की ग्राउंड स्टेट में वेरिएबल कोवेलेंसी 1 है तो फर्स्ट में 3, सेकंड में, थर्ड में। बात आई समझ में? अगर किसी की ग्राउंड स्टेट में 2 है तो फर्स्ट में, सेकंड में। अगर किसी की ग्राउंड स्टेट में 0 है तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अगर किसी की ग्राउंड स्टेट में 3 है तो फर्स्ट में, सेकंड में। बात क्लियर? कोई डाउट? एक और पॉइंट, जनरली वेरिएबल कोवेलेंसी इज शोन बाय थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट्स। व्हाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 2D और वाइट। क्लियर है? चारों पॉइंट क्लियर है? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट। बस उस पे भी आएंगे, अभी उस पे भी आएंगे, कार्बन पे भी आएंगे अभी। रुक जा, पहले मैं लाइन लिखवा रहा हूं। है थर्ड कहाँ इलेक्ट्रॉन ही कहाँ बचे? पेड इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए पेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वेकेंट और वाइटल होना चाहिए। अब पेड इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, वेकेंट का क्या करेगा? और कोई डाउट? तो लिखो फिर लाइन, लिखो लाइन। लिखो फर्स्ट लाइन, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, excitation of electron is possible within a shell, within a shell। विदिन अ शेल का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखना, विदिन अ शेल लिख लिया ना। शेल के बाद में ऐसे लिखना ब्रैकेट में कि या तो 3s से 3p में जा सकता है ना, या फिर 3p से 3d में जा सकता है, या फिर 3s से 3d में जा सकता है। ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेना, 3s से 3p, 3p से 3d, या 3s से 3d। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट लिखो, क्या था सेकंड पॉइंट? हाँ लिखो सेकंड पॉइंट, फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, for excitation of electron, इलेक्ट्रॉन क्या लिखा? for excitation of electron, electron pair as well as vacant orbital, as well as vacant orbital must be present।
मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, इफ एलिमेंट show even or odd valency, कोवेलेंसी कर लेना, even or odd covalency in ground state, then remain even and odd, in excited state, but increases by the amount of 2, राइट। और एक और पॉइंट लिख लेना, जनरली variable covalency is shown by third period and onwards elements due to presence of vacant d orbital, एक मिनट देना, हाँ छाप लो। सेकेंड पॉइंट पे हमने लिखा है, फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। If elements show even or odd valency in ground state, then remain even and odd in excited state, but increases by the amount of 2.
डन। क्या? हाँ, वेकेंट मतलब खाली। चलो क्वेश्चन लिखना आप। लिखो, आंसर लिखो अच्छे से। आंसर लिख लेगा तो बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। NCl3 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, बताओ क्यों? क्योंकि NCl3 मतलब नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो 2s2 2p यही होता है। क्या 2d0 लिख सकते हैं? नहीं। तो यहां पर 2s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 और p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 और इसके पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट ही इसके लिए सब स्टेट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इस वजह से इसकी जो कोवेलेंसी होगी वो कितनी होगी? 3। और NCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। NCl5 के फॉर्मेशन के लिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे। तो इसका प्रॉपर रीजन क्या होगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल या वेकेंट डी ऑर्बिटल। बात आई समझ में? पक्का? चलो एक और क्वेश्चन फिर। है सेम है क्या? सेम है क्या? है सेम है। सेकंड पीरियड का है तो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा? 2s2 2p4। सेकंड पीरियड का है मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, तो 2s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 और p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और सेकेंड पीरियड का इसलिए वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 और 2 बनाएगा तो OF2 का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन OF4 के फॉर्मेशन के लिए वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। आई बात समझ में? कोई डाउट? श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम खुद करोगे क्वेश्चन?
चलो अब आपको क्या करना है, CH4 का फॉर्मेशन करना है और बताना है ग्राउंड में बनेगा, फर्स्ट में बनेगा। डायरेक्ट आंसर कोई नहीं बोलेगा, पहले लिखेंगे फिर सोल्व करेंगे उसके बाद बोलेंगे। CH4 का मालूम करना है, फर्स्ट में बनेगा, ग्राउंड स्टेट में बनेगा, किस में बनेगा? कौन बोला? क्या बताने में? करो, सब सोल्व करो यार। CH4 का कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में बनेगा। टू एस टू 2p5 नहीं होता। हाँ, फर्स्ट में बना गया, फर्स्ट में बना गया पक्का। इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक पर्पस क्या था कि जैसे हमसे पूछा है CH4 बताइए कौन सी स्टेट में बनेगा, तो सेंट्रल एटम है कार्बन, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो यार नींद नहीं है क्या? तो कहां से कहां जा रहा है? 3s पे भी आ गया, 3p पे भी आ गया। कौन सा नशा करता है? सस्ता वाला? पता नहीं जी कौन सा। चलो, कार्बन, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2, राइट। अब 2s2 2p2 होता है तो 2s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 और p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 एंड 2। अब आपको नजर आ रहा है कि ये स्टेट कौन सी है? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट के अंदर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमने जो पॉइंट लिखा था, कौन सा लिखा था? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तो विद इन अ शेल होगा, और विद इन अ शेल होगा मतलब 2s से 2p में एक्साइटेशन हो सकता है, हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर का होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज वेकेंट और वाइटल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है 2s के अंदर और वेकेंट और वाइटल प्रेजेंट है 2p के अंदर। तो क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। तो किसी का डाउट भी तो होगा ना, हाँ, कि 2s से 2p में हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है बात? तो हमने 2s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया 2p के अंदर, और अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और 4 हो गए तो CH4 के फॉर्मेशन के लिए भी हमें कितने अनपेड चाहिए थे? 4। इसका मतलब CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोवेलेंसी कितनी होगी? 4। बात आई समझ में? कोई डाउट? श्योर? तो फिर एक और कीजिए, BCl3। सही कह रहा है वो। बोरोन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन?
फिर क्या लिखता है तू कॉपी में? नहीं बैकलॉग है तो अभी तो करेगा ना, अभी तो पढ़ेगा ना। टेंथ में? फिर मतलब पूरी इनऑर्गेनिक ही बैकलॉग है? तो रिवीजन क्लास में नहीं गया था? तो रिवीजन क्लास में चल जाता ना, बहुत सारे गए थे। क्या? तो नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, इसीलिए तो नहीं बनवाते वो। मैंने बना भी लिया, वो बहुत अच्छी बात है। उसमें नोट भी तो लिखा हुआ था, साथ में मेन क्लास की कॉपी लाए, लिखा हुआ था ना, इसलिए लिखा हुआ था। नहीं तो सर वो पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, तो ऐसे 5-6 दिन में थोड़ी ना पूरी हो पाएगी। तो 5-6 दिन में तो अभी अपन केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ऐसे रिवीजन लगेगी केमिकल बॉन्डिंग की, वो भी 5-6 दिन में हो जाएगा। अरे रिवीजन क्लास में चलो इधर देखना, BCl3 सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2p1। 2s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और p के अंदर, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन विद इन अ शेल होगा, तो विद इन अ शेल हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो इसको हमने बोला है ग्राउंड स्टेट। BCl3 का फॉर्मेशन करना है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कब आएंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, तो इस वजह से BCl3 का फॉर्मेशन किस में होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कोवेलेंसी तो हो गई 3, और क्या बन गया? BCl3। बात आई समझ में? कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आए। अब सुनो बात को, अब अपन ऐसे बार बार डब्बे बना के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे करने में मजा। तो अब डायरेक्टली ही सोल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो डायरेक्टली सोल्व करने के लिए डायरेक्टली आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन याद होना जरूरी है। याद है क्या? कार्बन फैमिली का, कार्बन फैमिली NH2 NP2, ऑक्सीजन, बस फिर हो गया अपना काम। चलो डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। तो तेरा इनऑर्गेनिक में बैकलॉग है या फिर सभी में ही? तो फिर तो कोई नया फेज स्टार्ट हुआ तो उसमें ले लेता है एडमिशन। चलो इधर देखना आप ध्यान से, जैसे एक मिनट देखना ध्यान से, जैसे मैंने यहां पे लिखा IF3, IF5 एंड IF7, ऐसा रेंडमली कोई सा भी एग्जांपल आ जाए, इसको एक को समझ लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन। आयोडीन सेंट्रल एटम है, तो आयोडीन कौन सी फैमिली में आता है? हैलोजन में। हैलोजन में आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP5, राइट? अब ये तो बात कंफर्म है कि आयोडीन सेकंड पीरियड में तो नहीं आता। सेकंड पीरियड में कौन आता है? फ्लोरीन। यानी आयोडीन आएगा तो बाद में ही आएगा, सेकंड पीरियड के बाद में ही आएगा, चाहे थर्ड में आए, चाहे फोर्थ में आए, चाहे फिफ्थ में आए, ये तो बात कंफर्म हो चुकी है कि सेकंड पीरियड के बाद में ही आएगा। मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, कैलकुलेट भी करना चाहो तो कर भी सकते हो, कि जैसे फिर कल बाहर आई, तो फिफ्थ में आया, और फिफ्थ में आया तो फिर मैंने इसको कर दिया, बातें नहीं, 5s2 5p5 एंड 5d0, राइट? अब जैसे मान लीजिए 5 की एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, और डी पूरा का पूरा वैकेंट, राइट? अब अगर आप देख रहे हो तो ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 है। फर्स्ट में, फर्स्ट में, फर्स्ट में 3, दो दो के अमाउंट से बढ़ाते हुए चलना है।
अगर ग्राउंड स्टेट में ओड है तो फर्स्ट में भी ओड ही होगा, दो के अमाउंट से इंक्रीज कर दो। तो ग्राउंड स्टेट में कितना है, तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो अगर इस तरीके से हम यूज में लेते हैं तो IF3 का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, IF5 का होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और IF7 का होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। बात आई समझ में? अगर ये नहीं लिख के करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो, आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए NH2NP5 है ना, तो NH2NP5 है, इसका मतलब S तो पूरा कंप्लीट है, P के अंदर मैक्सिमम 6 आते हैं, और अगर आपने 5 फिल किए मतलब कितना अनपेड होगा, 1। अगर NH2NP4 है, NH2NP4 है तो कितने अनपेड? अगर NH2NP3 है, 3 अनपेड। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी अपने माइंड को यूज में लेके कर सकते हो। क्लियर है बात? कोई डाउट? तो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं तो डायरेक्टली सोल्व करेंगे या लिख के सोल्व करेंगे? डायरेक्टली करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अपन ने डिटेल मेथड तो देख ही लिया है ना। अब क्वेश्चन आते हैं तो डिटेल मेथड तो अपन को आता ही है, आता ही है। चलो इधर देखना, अब एलिमेंट याद होना जरूरी है, कौन सी फैमिली में आएगा। SEF4, अगर एलिमेंट याद ना हो, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, ठीक है? मेरी बात सुन लो पहले, पीरियोडिक टेबल खोल लेना, उसमें से आगे से देख लेना फटाफट से कि ये कहां पर आएगा, ठीक है? उससे ग्रुप नंबर मालूम चल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी मालूम चल जाएगा। क्योंकि क्या है, धीरे धीरे याद होगी पीरियोडिक टेबल भी, ऐसा थोड़ी ना है कि एक साथ ही याद हो जाएगी। बहुत साल तो हो गए, लेकिन अभी डिटेल में तो आप पढ़ना शुरू करा है ना, साइंस तो तूने अब ली है ना। हाँ एग्जैक्टली, यार तू गजब है यार, सबकी बातों को फटाफट से समझ लेता है यार। चलो SeF4 का मालूम करना है किसमें बनेगा, तो SeF4 SE कौन सी फैमिली में आया, और ऑक्सीजन फैमिली में आया, तो कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4। NH2NP4 का मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2। तो ग्राउंड स्टेट में और फर्स्ट में, और यहां पे कितने हैं, किस पे बना? वाह मजा आ गया यार। ऐसे मतलब आधे तो ऐसे ही चल रहे होंगे ना कि साथ में बोल रहे हो कि समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, ClF3। पहले सोच लो, सोच लो पहले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ClF3 किसमें बना, फर्स्ट में? क्यों? क्योंकि क्लोरीन है, हेलोजन है, कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट में, और यहां पे 3 बना रहा है, तो किस में बना? चलो पागल है क्या रे यार? ऐसी हरकतें मत करा कर रहे यार। सेकेंड, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, और ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, तो ब्रोमीन सेंट्रल एटम है तो हेलोजन है, हेलोजन है तो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP5। NH2NP5 होगा तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, होगा, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्राउंड स्टेट में 1, फर्स्ट में 3, सेकंड में 5। तो ये बना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। बात आई समझ में?
पहले सोच लेना। आर्सेनिक है, कहां पे आता है? नेपाल पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। और आर्सेनिक है नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP3, यानी ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट में यानी AsF5 बनेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? नो डाउट। BrF3, BrF3 फर्स्ट में, पक्का? तो BrF3 बनेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये बताना फिर TeF6 थर्ड में। अब एक मिनट ओल्ड स्टाइल से टीपो है ना, यानी ऑक्सीजन फैमिली में है NH2 NP4, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड? फर्स्ट में, सेकंड में, तो किस में बना? अब थर्ड कौन बोल रहा था? तो TeF6 किसके अंदर बना? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। बात आई सबको समझ में? कोई डाउट? तो आगे लिखो नोट। अब एक पॉइंट सुनना ध्यान से, पहले ध्यान से सुन लो। एक मिनट, बातें बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि IF3, जैसे आयोडीन है तो ग्राउंड स्टेट में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट में 3 हुए, सेकंड में 5 हुए और थर्ड में 7 हुए, यही हमने बोला। अब अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर ये पूछे आपसे कि IF4 का फॉर्मेशन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होगा, IF6 का फॉर्मेशन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होगा? तो सुनना बात को ध्यान से, जो ग्राउंड स्टेट में ओड शो करेगा वो एक्साइटेड में भी, और जो ग्राउंड स्टेट में इवन शो करेगा वो एक्साइटेड में भी, यही लाइन हमने बोली है। अब अगर आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन ग्राउंड स्टेट में 1 3 5 7 यही आएंगे, बीच में 4 और 6 का कोई काम नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए IF2 IF4 IF6 किसमें बनेंगे, तो आप बोलोगे IF2 IF4 IF6 कभी भी नहीं बनेंगे, IF6 भी कभी भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर आयोडीन ग्राउंड स्टेट में ओड शो कर रहा है तो वो एक्साइटेड में भी ओड ही शो करेगा, बीच में इवन का कोई काम। तो आयोडीन क्या है कि IF3 बना लेगा, IF बना लेगा, IF5 बना लेगा, IF7 बना लेगा, बीच में 2 4 6 बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। बात आई समझ में? पक्का? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा SF3 SF5, बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि सल्फर ग्राउंड स्टेट में 2 देन 4 देन 6, बीच में 3 और 5 का कोई काम, इस वजह से SF3 एंड SF5 का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। बात आई समझ में? कोई डाउट? श्योर? तो इनको लिख लेना डजंट एग्जिस्ट, साइड में लिख लेना डजंट एग्जिस्ट। नोट रहने दो, यही लिखवा रहा था मैं, ये लिख लो डायरेक्टली। कोई से भी ले लेना, इतने सारे एग्जाम्पल किए अपन ने, इतने सारे एग्जाम्पल किए ना।
ये नहीं लिखा था क्या अभी तक? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लेना थोड़ा सा, वो आयोडीन वाला ही किया था अपन ने। तेरे को जाना है तो फिर बैठा रहना शांति से। चलो लिखो इसके आगे नोट। लिखो इसके आगे नोट। नहीं इसका नहीं है, दूसरा नोट है, अलग नोट है, अलग से बिल्कुल। लिखो नोट। हीलियम, हीलियम He, नियोन, हीलियम नियोन आर्गन नेवर फॉर्म any compound, never form any compound, but krypton Kr, xenon Xe and radon can form compound only with oxygen and fluorine, only with oxygen and fluorine। ठीक है, ये लाइन मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि इस लाइन का वैसे तो एक्सप्लेनेशन जो है आगे आएगा, लेकिन जैसे मैं अभी कोई कंपाउंड लिखूं तो आपको मालूम रहे कि भाई ये कंपाउंड बनता है या नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा XeF2, अगर आपसे पूछा जाए XeF2 कौन सी स्टेट में बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? जिनोन है, जिनोन का मतलब इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो NH2 NP6, NH2 NP6 है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो, जीरो। और ग्राउंड स्टेट में जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। बात आई समझ में? तो अगर मैंने XeF2 लिखा, XeF4 लिखा, XeF5 लिखा और XeF6 लिखा, तो बताओ तीनों को, ये चारों कौन कौन से स्टेट में बनेंगे? XeF2 किस में बनेगा? फर्स्ट में। XeF4 सेकंड में। XeF5 नहीं बनेगा? पक्का? क्योंकि ओड नंबर है और ओड नंबर के लिए कोई जगह। और XeF6 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। बात आई समझ में? कोई डाउट? तो तरीका वही चलेगा, लाइन लिखवाने का बेसिक पर्पस ये था कि जैसे ही आपको लगे कि जीनोन आया तो एक बार को आप ऐसा सोच सकते हो कि सर जीनोन तो कंपाउंड ही नहीं बनाता, तो बनाता है, लेकिन केवल किसके साथ? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ में। इस वजह से हमने ये एग्जांपल यहां पर लिया है। कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला अभी बता दूंगा मैं आगे, अभी बोल दी थी ना मैंने लाइन। मैं चाहूँ तो सबके आंसर यहां अभी दे सकता हूं, लेकिन उससे क्या होगा? अब जैसे तुम बोल रहे थे सर हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा कंपाउंड बनता है कौन सा कंपाउंड नहीं बनता, अब मालूम चला ना, धीरे धीरे चला ना मालूम। तो चीजें धीरे धीरे मालूम चले तो ज्यादा अच्छा रहता है।
चलो बातें नहीं बिल्कुल भी, लिखो एक रूल, सिडविक रूल, सिडविक रूल, सिडविक रूल। सिडविक रूल लिखो। सिडविक रूल के अंदर फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर करना, आगे मैक्स लिख लेना। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे लिखना, आगे मैक्स लिख देना। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज 4, इज 4। ठीक है, लाइन का मतलब क्या है, पहले तो ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH4, ठीक है, PCl5, तो CH4 के अंदर एक कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है, तो इसी को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए CH4 में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, फास्फोरस में क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब PCl5 में फास्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर मान लीजिए मैंने लिखा NH3, तो नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी अल्टीमेटली एक बार को बोले तो कोवेलेंसी जैसी ही टर्म है, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, अरे सिमिलर ही है। चलो अब जैसे मैंने इसमें सिडविक ने बोला है कि सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो उसको अगर हम जनरल वे में बोले तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम अपने साथ में 4 एटम्स को अटैच कर सकते हैं, कर सकते हैं। लाइन का मतलब ऐसा है कि जैसे कोई सा भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट ले, जैसे मान लो हमने कार्बन लिया, अब कार्बन लिया तो कार्बन में आपको मालूम है 2s2 2p2 होता है, यही होता है। अब 2s2 2p2 होता है तो एक तो 2s है और एक 2p है, 2d नाम का कोई भी नहीं है। 2s के अंदर कितने डब्बे होते हैं, तो आप बोलोगे 1। 2p के अंदर कितने होते हैं, 3। और टोटल कितने डब्बे हुए, और टोटल 4 डब्बे हुए, तो 4 डब्बों में मैक्सिमम कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही हो सकते हैं। भाई डब्बे ही 4 हैं तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, और मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, यानी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 4। बात आई क्या समझ में, तो जो हमने पढ़ा उसी को सिडविक बोल रहा है। क्लियर है, कोई डाउट, श्योर। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पीरियड इक्वल टू 6। इक्वल टू 6। और इसके बाद वाले मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड इक्वल टू 8। एट से ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब हमने ये क्यों लिखा है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, जैसे लिखा हुआ आया CF6, बनेगा या नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितने बना सकता है, और यहां पे कितने बने, 6 बने, और 6 बने तो कार्बन के लिए 6 बॉन्ड बना पाना पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई CF6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ आया BF5, बोरोन कौन से पीरियड में, और सेकंड पीरियड में, तो मैक्सिमम कितने,
और यहाँ पे कितना बना है 5, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ आया जैसे SIF8, सिलिकॉन कौन से पीरियड में, कौन से पीरियड में, और थर्ड पीरियड में, तो मैक्सिमम कितने, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो सिडविक का बेसिकली यूज में आता है सेकंड पीरियड के लिए। जैसे मान लीजिए NCl5 आया, अभी तो आपने रीजन देख लिया, लेकिन एक बार को आप भूल जाओ तो आपको ये मालूम रहे कि सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कितने बनाएंगे, अरे कितने, और यहां पर कितने हैं 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो ये चारों एग्जाम्पल भी इसके आगे नोट कर लो। क्या 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, अभी नेक्स्ट टर्न पे आ जाएगा 4, उसके लिए 4 एक्सिस चाहिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए, और एक्सिस 3 ही होती है, अभी आ जाएगा, सब आएगा धीरे धीरे। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखो है, हाँ चलो आगे लिखो, चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे लिखना है। टॉपिक लिखो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। यार तुम क्या बच्चों की तरह करते हो कि ये ऐसे बोल रहा है, इसने मेरे 1 मार दी, उसने मेरे 2 मार दी। नर्सरी के बच्चे होते हैं ना। बात सही कह रहा है। चलो इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, यहां तक पढ़ के आना।